चलिए भाई, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पंचायत। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायत और नगर पालिका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इनसे क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पंचायत से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहले हम लोग जान लें क्वेश्चंस पंचायत और नगर पालिकाओं से किस तरीके के आते हैं, और फिर आगे बात करेंगे कि इनमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो पहली कैटेगरी जो पंचायत से संबंधित क्वेश्चंस की है। गुड इवनिंग भाई। हम लोग आज बात करते हैं पंचायत और नगर पालिका की। आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायत और नगर पालिका से जो क्वेश्चंस आते हैं पहले हम उन्हें समझ लें कि क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे इनकी डिटेल में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायत से जो क्वेश्चन होते हैं, एक तो पंचायत के आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। ठीक। तो एक क्या, तो अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि पंचायत जो है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 243 से 243 ओ तक पंचायत की बात की जाती है। जबकि हम म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिका की बात करें तो 243 पी से जेड जी तक बात की जाती है नगर पालिका की। एक ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, बड़ा सीधा सा। पंचायत के बारे में प्रावधान या प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायत मेंशन इन आर्टिकल 243। क्योंकि 243 के ही सब पार्ट हैं जो ABCD से लेके ओ तक की बात करेंगे। तो एक तो सीधा क्वेश्चन ये आ जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है आपको कि पंचायत जो है वो संविधान के किस पार्ट या भाग में है। तो आपको ध्यान रखना है कि पंचायत पार्ट 9 में है। और इसे याद कैसे रखेंगे, तो पंचायत की स्पेलिंग से आपको बड़े आराम से ये चीज याद हो जाएगी कि पंचायत जो है 9 ही अल्फाबेट होते हैं इसमें पंचायत में, और पी से पार्ट, पी से पंचायत, तो पंचायत का पार्ट 9 है। जबकि म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिका जो है इसका 9A है। तो पहले पंचायत आई तो फिर नगर पालिका आएगी ही। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, पंचायत भाग 9 में है और पंचायत में अल्फाबेट आपके 9 ही होते हैं। इससे आप कनेक्ट कर लेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है शेड्यूल। अनुसूची किस में है पंचायत। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट ये भी ध्यान रखना है कि शेड्यूल इसका 11 है। तो पंचायत भाग 9 में है, अनुसूची 11 में है। और अगर नगर पालिका की बात करें तो इसका अनुसूची या शेड्यूल क्या होगा, तो इसका अनुसूची या शेड्यूल होगा 12। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम में कॉमनली पूछा गया है पंचायत और नगर पालिका से। तो शेड्यूल 11, शेड्यूल 12। अब एक और क्वेश्चन आता है पंचायत के जो फंक्शन या कार्य हैं या पावर जो हैं, ठीक है, तो कितने सब्जेक्ट या विषय पर कानून बना सकती हैं। तो पंचायत के जो विषय हैं वो 20, जबकि नगर पालिका 18 सब्जेक्ट या मैटर पर कानून बना सकती है। तो इसको हम अलग से देखेंगे कि पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो पंचायत कितने विषयों पर कानून बना सकती है, 29 विषयों पे। और नगर पालिका जो है वो 18 विषयों पे कानून बना सकती है। थोड़ा अंदर अगर हम जाएंगे आर्टिकल के, तो आप देख रहे होंगे 243 से 243 ओ, यानी एक आर्टिकल है 243, एक ABCDEFGHIJKLMNO। तो 243 से ओ तक कुल अनुच्छेद या आर्टिकल कितने हो गए, तो ये कुल आर्टिकल कितने, 16। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं 243 में वो 16 हैं। और अगर हम म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें तो इसके जो आर्टिकल है वो अच्छी बात है कि 18 ही हैं। तो इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नगर पालिका 18 विषयों पे कानून बना सकती है और 18 ही इसके आर्टिकल्स होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। फिर जो अगला क्वेश्चन बनता है पंचायत से कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस कब,
तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आया है। अब प्रश्न बनता है कि भाई 24 अप्रैल को क्यों? तो इसका आंसर है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का है, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। क्या लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो कब लागू हुआ 73वां संशोधन? तो इसका एनफोर्समेंट हुआ 24 अप्रैल 1993 को। तो इस तरीके से पंचायती राज दिवस हो गया 24 अप्रैल को। नगरपालिका की बात कर लें तो नगरपालिका के लिए अगर हम देखें तो नगरपालिका दिवस कब? तो ये मनाते हैं 1 जून को। ठीक है, और इसके लिए जो संशोधन है वो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संशोधन दोनों के 1992 के हैं, बस इसका 73वां संविधान संशोधन है पंचायत का, उसका 74वां संविधान संशोधन है। फिर इस 73वें संविधान संशोधन या 73rd अमेंडमेंट को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। तो पूछा जाता है कि पहला राज्य कौन सा था जिसने 73वें संविधान संशोधन को लागू किया? तो आपको क्लियर कट याद रखना है कि 73वें संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। अब थोड़े से क्वेश्चन बदल जाते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए एमपी में पंचायती राज दिवस, तो पंचायती राज डे इन एमपी, तो पंचायती राज दिवस जो एमपी में मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज दिवस कब? 25 जनवरी को। देखो मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस, पूछे मध्य प्रदेश का पंचायती राज दिवस 25 जन, भारत का पंचायती राज दिवस या डायरेक्ट बोले पंचायती राज दिवस तो 24 अप्रैल। अब इसी तरीके से मध्य प्रदेश में क्या हो सकता है? नगरपालिका दिवस, कि भाई नगरपालिका कब लागू हुई ये कानून? तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नवंबर। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 2 नवंबर जो है वो नगरपालिका दिवस है मध्य प्रदेश का, और पंचायती राज दिवस कब है? तो 25 जनवरी है। ये क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछे गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अब इसके थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाते हैं कि भाई पंचायतों को लागू करने की ऐसी क्या पड़ी। तो शुरू में हम देखें तो भारत में शुरू से ही पंचायती राज व्यवस्था थी, अभी से नहीं, बहुत पहले से ही। ठीक है, जब हम कॉलोनियल पीरियड में या औपनिवेशिक शासन काल में जाते हैं तो औपनिवेशिक शासन काल में 3 घटनाएं जो आपके एग्जाम के काम की हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एक है मेयो प्रस्ताव या मेयो रिजोल्यूशन। तो गवर्नर जनरल जो मेयो हुए थे, कौन हुए थे? मेयो। तो मेयो ने एक प्रस्ताव पेश किया था पंचायतों के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? मेयो रेजोल्यूशन या मेयो प्रस्ताव कहते हैं। तो एक तो ये पूछा जाता है कि मेयो रेजोल्यूशन कौन लेके आया? बस उसमें कुछ है ही नहीं, मेयो रेजोल्यूशन कौन लाएंगे? मेयो लाएंगे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है पंचायतों को लघु गणराज्य। तो जो पंचायत हैं उन्हें क्या कहा गया है? लघु गणराज्य। ठीक है, तो पंचायत इज अ स्मॉल रिपब्लिक। तो पंचायतों को लघु गणराज्य जो कहा है वो चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये आपके ऑलरेडी प्री का क्वेश्चन है कि पंचायत इज अ स्मॉल रिपब्लिक, ये स्टेटमेंट किसका है? तो चार्ल्स मेटकॉफ का है। ठीक है, और यही चार्ल्स मेटकॉफ हैं बेटा जिन्हें आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और आपसे बना है, इतिहास का है वो, भारत में प्रेस के मुक्तिदाता। तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस जो कहे जाते हैं वो चार्ल्स मेटकॉफ कहे जाते हैं। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो रिपन के समय आती है। तो रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए काफी काम किया।
स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काम करने के कारण ही आपको ये ध्यान रखना है कि रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, क्या हुआ? हाँ जी, यही बताया, कल भी यही बताया था। है? कोई नहीं, रिपन जो है वो स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। आप तो बस जो बोल रहे हैं अभी तो वो याद रखो, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किन्हें कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। रिपन का टेन्योर 1880 से 84 तक था और इस समय भारत में काफी सुधार इनके द्वारा किए गए थे। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास में जब रिवीजन क्लास है आप देख लीजिएगा, जो मैराथन क्लास ली थी मैंने इतिहास की उसमें आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि रिपन की 4-5 बातें हैं जो एग्जाम में आती हैं। अब हम हिस्ट्री पॉलिटी से थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो एक, किस गवर्नर जनरल को सबसे अच्छा गवर्नर जनरल माना जाता है, या किसने कहा था रिपन इज गुड? खुद ही बोलते थे, सज्जन रिपन। तो सज्जन रिपन कौन थे? बोलते थे मुझे जाने के बाद लोग याद करेंगे मेरे कार्यों के लिए। तो वो कौन कहते थे? रिपन साहब कहते थे। इनके समय में जो कुछ चीजें हुई हैं वो मैं अलग से आपको बता देता हूँ कि रिपन के समय में क्या क्या हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिपन थे, लॉर्ड रिपन, इनका टेन्योर 1880 से 84 तक था। और इनके समय की महत्वपूर्ण बातें, जैसे 1881 में भारत की पहली 10 वर्षीय जनगणना। कैसी जनगणना थी बेटा? तो 10 वर्षीय जनगणना या डिकेडल सेंसस, इसी को वैज्ञानिक जनगणना भी बोलते हैं। तो फर्स्ट डिकेडल सेंसस और साइंटिफिक सेंसस 1881 में आई थी। 1881 में ही इनका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट या पहला कारखाना अधिनियम आया था। ये भी आपके प्रीलिम्स में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला कारखाना अधिनियम भी इनके समय में आया था। इसके अलावा आईसीएस की जो एज थी इन्होंने 19 से बढ़ाकर 21 ईयर कर दी थी। इससे पहले जो एक गवर्नर जनरल थे लिटन, जिन्होंने एज घटा दी थी 21 से 19, वो इन्होंने फिर से 19 से 21 कर दी थी। इसके अलावा इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया था इन्होंने, ये भी कई बार पूछा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला कौन था? लॉर्ड लिटन था। और रिपन ने इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। इसे देसी भाषाई समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके समय में इल्बर्ट बिल आया था, इल्बर्ट विधेयक। और इनके समय श्वेत विद्रोह या व्हाइट म्यूटनी। तो व्हाइट म्यूटनी किसके समय हुई? लॉर्ड रिपन के समय हुई। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से पूछ लिए गए हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। इसी वाली बात से हम यहाँ पर आए थे। तो डायरेक्ट पूछा जाता है तो कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि बलवंत राय मेहता हैं स्थानीय स्वशासन के जनक या रिपन है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन हैं, और जो बी.आर. मेहता साहब हैं, बलवंत राय मेहता, वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक हैं। किसके जनक हैं बलवंत राय मेहता? 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत या पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था के जनक बलवंत राय मेहता जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो एक तो आपको ये याद रखना है अच्छे से कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस 25 जनवरी और पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल, जबकि नगर पालिका दिवस भारत का 1 जून और मध्य प्रदेश में म्यूनिसिपैलिटी डे 2 नवंबर। ये एकदम से मतलब बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिलती नहीं है चीजें एकदम से आपको एक साथ सब जगह।
तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं अगली बात पर। तो भाई आपको ये ध्यान रखना है कि हो क्या रहा था 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आए थे। और ये कब शुरू हुए थे? 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुए। और ये किसने शुरू किए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किए थे, लेकिन ये असफल हो जाते हैं, तो ये फेल हो गए। इनकी जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेशन। इसकी जांच के लिए बनती है बी आर मेहता समिति। कौन सी समिति बनती है? बी आर मेहता समिति। ठीक, कब बनती है ये? ठीक है, तो 1957 में मेहता समिति बनती है। और ये बी आर मेहता समिति क्या बोलती है कि आप क्या करिए, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत लागू कर दीजिए, कि पंचायत की आप त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू कर दीजिए, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। और वो कैसे करेंगे आप? तो डिसेंट्रलाइजेशन से, कि आप विकेंद्रीकरण कर दीजिए। तो 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत और विकेंद्रीकरण, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण के जनक, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक के रूप में हम बी आर मेहता को जानते हैं। और याद कैसे रखेंगे? एक शब्द है बलवंत, एक है राय, एक है मेहता। तो 3 शब्द हैं इनके जीवन में। और इन्होंने क्या दिया? तो 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत की बात की थी। सीधा पूछा जाता है पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बलवंत राय मेहता को दिया जाता है। अब इन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद में क्या होता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को, तो 2 अक्टूबर 1959 को जो जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, ये क्या करते हैं बेटा? तो कहाँ? राजस्थान के, ठीक है, नागौर जिले के बगदरा गांव में पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर देते हैं। तो राजस्थान के नागौर जिला है और इसके बगदरा गांव में या बगदरा विलेज में ये क्या करते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कर देते हैं। और कैसी व्यवस्था थी ये? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। तो इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ कर दी। कैसी? 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। लेकिन अभी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था पंचायत का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अभी बस सिर्फ ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। और राजस्थान के बाद फिर कहाँ लागू हुई? तो आंध्र प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू हो गई। अब समय के साथ ये लगा कि नहीं, ये व्यवस्था तो लागू हो गई, लेकिन अभी इसे उतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है जितनी होनी चाहिए। फिर आगे चल के बेटा एक समिति आती है 1977 में। कौन सी समिति है? तो ये है अशोक मेहता समिति। अब देखिए, अशोक और मेहता दो दो ही शब्द हैं, यहाँ देख लीजिए बेटा, बस अशोक मेहता 2 शब्द हैं। तो इन्होंने क्या किया? 2 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत, पंचायत की कौन सी व्यवस्था? द्विस्तरीय व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट की। तो इन्होंने बेसिक स्टार्ट नहीं की, इन्होंने, पूछा जाता है कि पंचायतों के द्विस्तरीय व्यवस्था के लिए किसने रिकमेंडेशन दी? तो 2 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत के लिए अशोक मेहता ने दी। और पूछा जाता है अशोक मेहता कमेटी कब की है? तो 1977 की है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण समिति जो आपको देखने को मिलेगी, जो एग्जाम में आती है, वो है LM सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति जब आई तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायत। तो पंचायतों के लिए कैसा दर्जा? संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो संवैधानिक, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस समिति ने रिकमेंडेशन दी थी, या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस समिति की रिकमेंडेशन के बाद मिला?
तो LM सिंघवी समिति की रिकमेंडेशन के बाद मिला। इसके बाद क्या होता है कि हमारा 73वां संविधान संशोधन आ गया 1992 का, और ये कब से लागू हो गया था? 24 अप्रैल, अभी पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले, 1993 से ये लागू हो गया। अब पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था या पंचायतों के लिए जो 73वां संविधान संशोधन आया था, जिसने संवैधानिक दर्जा दिया पंचायतों को, इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन होंगे? नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्या 73वें संविधान संशोधन पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखो, पीवी नरसिम्हा राव के ही समय भारत में एलपीजी मॉडल आया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मॉडल के समय, क्योंकि बोलते ही उसे क्या जाता है, राव मनमोहन मॉडल। तो राव मनमोहन मॉडल बोलने के पीछे क्या है? एक है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी लेटेस्ट आपको पता है, कुछ समय पहले ही मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई है, तो ध्यान रखिएगा। और ये कब से? 2004 से 14 तक, 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी। बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते थे विश्व के। तो ये जो नरसिम्हा राव साहब हैं, इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। एक, इनके समय एलपीजी मॉडल आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और एक इनके समय 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये हो जाती है बात। अब 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया, और इसको लागू करने वाला 73वें को पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य मध्य प्रदेश था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला स्टेट जो है वो कौन सा था? तो मध्य प्रदेश पहला राज्य हो जाता है। इस तरीके की चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ और समितियां हैं, जैसे GBK राव समिति, गाडगिल समिति। तो इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि कौन सी समिति पंचायत से संबंधित नहीं है? एक क्या है? GVK राव। एक क्या है? गाडगिल समिति। ठीक है, तो बस इनको आपको इतना सा याद रखना है कि GBK राव समिति भी पंचायतों से संबंधित थी, गाडगिल समिति भी पंचायत से संबंधित थी, LM सिंघवी भी पंचायत से संबंधित थी, अशोक मेहता भी पंचायत से संबंधित थी, और उससे पहले BR मेहता भी पंचायत से संबंधित थी। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कब कौन सी बनी। GBK राव और गाडगिल से क्वेश्चन क्या आता है? कौन पंचायत से संबंधित समिति नहीं है। और अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो उसमें पूछ लेते हैं पंचायतों से संबंधित 3 समितियों के नाम लिखिए, तो ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन बन जाएगा। तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि ये दोनों समितियां बनी कब थी। क्या? हाँ, पक्का? चलिए बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो GBK राव और गाडगिल समिति के ईयर आप लोगों को बताने हैं कि ये कब कब बनी थी, इसको आप लोग मुझे बताएंगे। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे रुक के आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूंगा। LM सिंघवी साहब महान व्यक्तित्व थे। अभिषेक मनु सिंघवी के पिताजी हैं ये। लक्ष्मीमल सिंघवी जो थे, इन्होंने एक तो संविधान दिवस मनाने के लिए रिकमेंडेशन दी। आप जानते हैं हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं 26 नवंबर को। उल्टा बोल दें, चलो पहले ये 26 नवंबर विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता था, नेशनल लॉ डे। तो विधि दिवस, संविधान दिवस के लिए भी किसने? LM सिंघवी साहब ने ही रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा बेटा लोकपाल, क्या लोकपाल जो शब्द आया है वो भी इन्हीं की रिकमेंडेशन पर आया है। इवन डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता के लिए भी इन्होंने ही कहा। और एक है प्रवासी भारतीय दिवस। तो सीधा पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस के लिए कौन सी कमेटी बनी थी जिसकी रिकमेंडेशन पर प्रवासी भारतीय दिवस? देखिए याद रखिएगा कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आए? ठीक है, तो बॉम्बे के
अपोलो बंदरगाह पर आए थे गांधी जी, अपोलो पोर्ट पर। और जब गांधी जी बॉम्बे के अपोलो पोर्ट पर आए थे तो इस दिन को 9 जनवरी को भारत आगमन की दिन को यादगार बनाने के लिए क्या किया गया महात्मा गांधी जी के, तो 2003 से बेटा प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू कर दिया गया। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो कि कब मनाते हैं हम, 9 जनवरी को मनाते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाना शुरू कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एलएम सिंघवी जी को आप याद रखिएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप, विधि दिवस, लोकपाल, ये सब आपके किससे संबंधित हैं, एलएन सिंघवी साहब से संबंधित हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीमल सिंघवी को। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को। अब हम आ जाते हैं आगे। तो आगे जब हम बात करें तो मैं आपको अब आर्टिकल बता देता हूँ, पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं आपके, उनको हम एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान हैं उनको याद करने की कोशिश करिएगा। आसान है, याद हो जाते हैं, आप लोगों को भी हो जाएंगे। तो बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था पंचायत पार्ट 9 में है, नगर पालिका 9A में है। तो अब आपको 243 से O तक के आर्टिकल जल्दी से याद करनी है, और फिर पंचायत के बाद नगर पालिकाओं के 243P से ZG तक के आर्टिकल याद करने हैं। तो सबसे पहले देखिए 243 में परिभाषा, पंचायत और बाकी जो परिभाषाएं हैं, ग्राम सभा क्या होती है, सब कहाँ मिलेगी, 243 में। तो डेफिनेशन है ए ग्राम सभा, तो एक ही होती है भाई ग्राम सभा। अब जैसे आप क्वेश्चन बताना कि ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए साल में, तो ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठकें कंपलसरी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम सभा की कितनी, तो 4 बैठकें। और 2004 में जो ग्राम स्वराज अधिनियम आया था उससे ये तय हुआ था, मिनिमम कितनी, 4 बैठक होनी चाहिए ग्राम सभा की। ग्राम सभा में कौन भाग लेता है, तो जो ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उस एरिया के, वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा 243A में है। बी में जो है वो पंचायतों का गठन है। ठीक है, ए में ग्राम सभा, बी में गठन, सी में संरचना। तो 243C संरचना यानी कि क्या होता है, कंपोजिशन। डी तो कैसे याद रखेंगे, रिजर्व्ड, मतलब रिजर्वेशन फॉर पंचायत, तो पंचायतों के लिए आरक्षण की बात की गई है 243D में। तो याद रखिएगा 243D रिजर्व्ड यानी रिजर्वेशन की बात की गई है। अब यहाँ पे आपको दो बातें जो याद रखनी है, पंचायतों के लिए जो रिजर्वेशन है उसमें क्या स्थिति है, तो पंचायतों में रिजर्वेशन जो है एक होता है ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री, और एक होता है कंपलसरी यानी कि आवश्यक, तो या अनिवार्य। तो अनिवार्य अगर हम बात करें कि कौन से प्रोविजन अनिवार्य हैं, तो अनिवार्य प्रोविजन में आपको ध्यान रखना है महिलाओं को 1/3 आरक्षण, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन, अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, तो रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये कैसे लक्षण है, अनिवार्य, मतलब कम से कम महिलाओं को 1/3 आरक्षण देना होगा आपको पंचायत और नगर पालिकाओं में। इसके अलावा अनुसूचित जाति या SC ST को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना होगा। अब बात करते हैं वॉलेंट्री प्रोविजन की। तो ऐच्छिक लक्षण ये होते हैं कि क्या कर दें हम, एक महिलाओं को 33 की जगह हम 50% आरक्षण दे दें 1/3 की जगह। दूसरा OBC का आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण है पंचायत नगर पालिकाओं में, वो कैसा है, वॉलेंट्री है। किस पर निर्भर होगा, स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल पर निर्भर होगा कि इनको कितना आरक्षण देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये वाला केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था, OBC के आरक्षण वाला मामला जब आया था तो पंचायतों का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। इसके बाद तो ई में है ड्यूरेशन, तो पंचायतों का ड्यूरेशन 5 साल का होता है सामान्यतः। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर F
एफ में डिस्क्वालिफिकेशन, तो जो सदस्य हैं उनके उनके लिए निर्योग्यताएं या अयोग्यता की बात की गई है एफ में। जी तो भैया क्या दे दो, पावर दे दो जी। तो पंचायतों की जो शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है, तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत 243 जी में है। ठीक है, फिर इसके बाद एच पे आते हैं। तो एच क्या है, पावर टू इम्पोज टैक्स। ठीक, तो क्या, कर लगाने की शक्ति। तो पंचायत को पावर मिली तो क्या लगाएगा, टैक्स लगाएगा। तो 243 याद रखिएगा, जी में पावर, एच में टैक्स और आई में टैक्स लगाएंगे तो पैसा आएगा। तो पैसे की बात करेंगे तो फाइनेंस कमीशन चाहिए होगा। तो 243 आई में, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आप बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिएगा। 243 आई जो है आपका, ये बात करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन या राज्य वित्त आयोग की, जिसका गठन, याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो पंचायतों के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत होता है। अब पैसा आ गया तो भाई क्या होता है, जब भी पैसा फंड आ जाता है तो कहते हैं ऑडिट कराओ, क्या पता आपने किस पे खर्च किया है। तो 243 जे में क्या है आपका, ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ पंचायत, पंचायतों के अकाउंट का ऑडिट है। और जे के बाद के तो बोलते हैं इलेक्शन करा लो, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य निर्वाचन आयोग है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर पंचायत 243 के, ये इतना ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। आप अगर प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या बात कर रहे हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर पंचायत। तो पंचायतों के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के अंतर्गत आता है। के बाद एल, तो एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, तो पंचायतें जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगी। तो कुछ नहीं, तो ऐसे याद रख लेना, एल से लागू होना। एल के बाद एम, मतलब क्या, एम मतलब मना करना। मतलब कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी होता है ना कि पंचायत लागू नहीं करनी है, तो पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। तो ऐसे याद रख लो, एल से लागू, एम से मना। ठीक है, तो मना कर दिया। अब मना कर दिया तो फिर एम के बाद एन आता है। तो एन का मतलब होता है कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत, तो पंचायतों के जो विधियां और जो कानून है वो आगे कंटिन्यू रहेंगे। और उसके बाद ओ, तो वॉर टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। तो अगर इलेक्शन संबंधी मामला है तो उसमें कोर्ट कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो वॉर टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, तो जीरो, कोई इंटरफेरेंस मत करो, नाना बाबा आप मत करो। तो याद रखिएगा 243 परिभाषा, जल्दी जल्दी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। 243 ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी रिजर्वेशन, ई टेन्योर या कार्यकाल, एफ डिस्क्वालिफिकेशन, जी पावर दे दो जी, एच टैक्स, आई स्टेट फाइनेंस कमीशन, जे ऑडिट, के इलेक्शन, एल लागू करना संघराज क्षेत्रों में, एम मना करना कुछ क्षेत्रों में, ओ कंटिन्यू करना, सॉरी एम क्या हो गया था, एम छूट गया था, सॉरी, एम मतलब मना कर देंगे, एन मतलब कंटिन्यू करेंगे, और ओ मतलब वॉर टू इंटरफेरेंस, मतलब न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये 73वें संशोधन से चीजें आई थी। अब सेम चीज आपकी नगरपालिका में होती, थोड़े से चेंजेस हैं, उनको समझ लीजिए। तो नगरपालिका के लिए जो आर्टिकल है, पहली चीज तो 243 पी से जेड जी तक है, तो पाजी है। भाग 9A था, शेड्यूल 12 थी, सब्जेक्ट 18 थे, आर्टिकल 18 थे। और अब 243 पी से अगर यहाँ 243 में परिभाषा थी तो यहाँ पी में परिभाषा है, लेकिन नगर पालिका की। पी के बाद क्यू, तो फिर नगर पालिका में नगर ग्राम सभा तो होगी नहीं, तो यहाँ हट जाएगी, तो इसीलिए मैंने खाली छोड़ दिया। पी के बाद क्यू आएगा, तो अब क्यू में क्या, तो भाई जैसे फिर तो आप याद करो, ए में ग्राम सभा, बी में पंचायतों का गठन, तो यहाँ नगर पालिकाओं का गठन हो जाएगा क्यू में। आर में नगर पालिकाओं की संरचना हो जाएगी। एस में, अब नगर पालिका में तो वार्ड कमेटी होती है, तो एस में आपकी वार्ड कमेटी का गठन और संरचना। इसके बाद टी, तो जिस तरीके से पंचायत में रिजर्वेशन 243 डी में था, नगर पालिकाओं के लिए रिजर्वेशन 243 टी में हो जाएगा। और इसके बाद यू, तो ऐसे याद रख लो, ड्यूरेशन
ठीक है, तो अच्छे से अब लेकिन आपको ध्यान रखना है नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का, यू के बाद भी तो डिस्क्वालिफिकेशन, फिर इसके बाद भी के बाद डब्ल्यू तो पावर यहाँ भी मिलेगी नगर पालिकाओं, तो पी ओ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आ गया तो डब्ल्यू में पावर आ गई, पावर मिली तो फिर क्या करेंगे टैक्स लगाएंगे, तो 243 एक्स में टैक्स इम्पोज करेंगे, एक्स के बाद बाई, तो भैया जो आई थी वही बाई है, तो जो आई मतलब 243 आई में स्टेट फाइनेंस कमीशन था वही नगर पालिकाओं के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन 243 बाई में, बाई के बाद जेड, तो जेड में नगर पालिका, अब जैसे ऑडिट कर रहे थे पैसा आने के बाद, तो जेड में ऑडिट, जेड ए में इलेक्शन, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज नगर पालिकाओं के लिए इलेक्शन कमीशन है, फिर जेड बी में कुछ संघराज्य क्षेत्रों पे लागू होना, जेड सी में कुछ क्षेत्रों पे जैसी हम लागू नहीं करेंगे, और फिर जेड डी और जेड ई अलग से आ जाते हैं नगर पालिकाओं में, तो जेड डी में जिला योजना समिति है, ये बहुत आती है, जैसे यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछा था, जिला योजना समिति का वर्णन संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया है, अब 73वें में कहीं जेड डी होगा, जब 243 से ओ तक ही है तो जेड डी कहाँ से आएगा, जेड डी किस में आया, 74वें संविधान संशोधन से आया, एक महा, ठीक है, और जेडी जो है वो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है, यानी महानगर योजना समिति जेड ई 243 जेड ई में है, अब इसके बाद जेड एफ और जेड जी वैसे ही कि भाई कंटिन्यूएंस करेंगे, जेड एफ में लगातार बनाए रखेंगे, और जेड जी में क्या होगा, निर्वाचन संबंधी मामलों पे न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, तो वॉर टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन जो है वो नगर पालिका में किया जाएगा। तो जल्दी से नगर पालिका को एक बार पहले पंचायत पे बात करते हैं, देखिए 243 परिभाषा पंचायत के, 243 ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी आरक्षण या रिजर्वेशन, ई टेन्योर कार्यकाल, एफ डिस्क्वालिफिकेशन, जी पावर दे दो जी, एच टैक्स, आई स्टेट फाइनेंस कमीशन, जे ऑडिट, के इलेक्शन, एल लागू कराओ केंद्र शासित, एम मना कर दो, एन कंटिन्यू रखो, ओ न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। अब पंचायत का नगर पालिका 243 पी परिभाषा नगर पालिकाओं की, क्यू गठन, आर संरचना, एस वार्ड समितियों का गठन व संरचना, टी रिजर्वेशन नगर पालिकाओं का, यू ड्यूरेशन कार्यकाल, यू के बाद भी डिस्क्वालिफिकेशन, डब्ल्यू पावर दे दो जी, फिर इसके बाद एक्स टैक्स, और एक्स के बाद बाई तो स्टेट फाइनेंस कमीशन नगर पालिकाओं का, बाई के बाद जेड क्या करेंगे ऑडिट, और फिर इसके बाद जेड ए इलेक्शन कमीशन, जेड बी कहाँ संग्रह क्षेत्रों में लागू होना, जेड सी जस्सी तुम नहीं कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं करेंगे, जेड डी जिला योजना समिति, जेड ई महानगर योजना समिति, जेड एफ निर्वाचन क्या कंटिन्यू रहेंगे जो भी कंटिन्यूएंस, और जेड एफ के बाद जेड जी, तो जेड जी में क्या होगा कि भैया आप मत बोलो जस्सी, ठीक है, तो जैसे जस्सी में लागू नहीं हो रहा था जेड जी, तो जेड जी में वॉर टू इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स है, तो निर्वाचन संबंधी मामलों में क्या नहीं करना है, न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना है, इस तरीके की बातें जो हैं वो की गई हैं। तो हमने देखिए आर्टिकल पढ़ लिए, अब जैसे एक क्वेश्चन पॉलिटी से आपसे सीधा पूछा जाता है कि पंचायतों का गठन ये किस आर्टिकल में, तो डीपीएसपी के अंतर्गत पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में, जो कि गांधी जी की अवधारणा के अंतर्गत लाया गया था, तो एक गांधीयन डीपीएसपी है जो आर्टिकल 40 है, ठीक है। अब जैसे हम आपसे पूछें कि पंचायतों के कार्य किस आर्टिकल में होंगे, किस आर्टिकल में होंगे, पंचायतों के कार्य होंगे कहीं कि नहीं होंगे, तो बताओ, अरे पावर दे दो जी, तो जहां पावर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है 243 जी, और अगर बोले नगर पालिकाओं के कार्य डब्ल्यू पावर 243 डब्ल्यू। अब अगर आपसे पूछे कितनी शक्तियां प्राप्त हैं पंचायतों को, तो भाई 29 विषयों पे कानून बना सकती है, मैंने आपको शुरू में ही बता रखा है, नगर पालिकाएं 18 विषयों पे कानून बना सकती, यही तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यही फंक्शन है, यही पावर है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहां तक की बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। शुरुआत में पंचायतों को लघु गणराज्य किसने कहा, चार्ल्स मेटकॉफ ने,
मेयो रेजोल्यूशन, मेयो लेके आए थे। अच्छा, मेयो के समय में आपको एक याद रखना है कि भारत की पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय शुरू हुई थी। तो फर्स्ट सेंसस 1872 में मेयो के समय शुरू हुई, जो 10 वर्षीय जनगणना नहीं थी, ना वैज्ञानिक जनगणना थी। ये कैसी थी? ठीक, बस जनगणना थी भारत की पहली। ठीक है, आप कहो अवैज्ञानिक जनगणना, हाँ भैया 1872 की थी। प्रथम 10 वर्षीय जनगणना नहीं थी, बोले नहीं थी। एसिंक्रोनस जनगणना थी, बोले हाँ, क्योंकि सिंक्रोनस तो 1881 से शुरू हो रही है। तो जैसे भी आपसे पूछें, बस क्वेश्चन ध्यान रखना कि पूछा क्या जा रहा है, उसके आधार पर आपको ध्यान रखना है। और मेयो के बारे में एक और क्वेश्चन आता है, मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज खोले थे। और एक क्वेश्चन और जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि मेयो का मर्डर हुआ था, तो पूछा जाता है किस गवर्नर जनरल का उनके कार्यकाल के दौरान मर्डर कर दिया गया था। तो मेयो थे जिनका मर्डर 1872 में अंडमान में, जब ये जेल देखने गए थे, मरने गए थे सीधे से, तो इनका एक अफगानी के द्वारा इनका मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, बोलो जल्दी से। शेर अली ने, वेरी गुड। तो शेर अली नाम के अफगानी व्यक्ति ने इनको 1872 में चाकू घोंपकर इनकी हत्या कर दी थी। तो कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले मेयो थे, और कुछ नहीं, मेयो मर्डर। ठीक है, तो मर्डर होने वाले मेयो थे, लेकिन नेचुरल डेथ कार्यकाल के दौरान जिनकी हुई थी वो कॉर्नवालिस थे। तो तीन क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे मरने वाले मेयो, मर्डर किनका हुआ कार्यकाल के दौरान? मेयो का, पहली बार जनगणना इनके समय शुरू हुई, और जिनकी नेचुरल डेथ हुई है भारत में, तो कॉर्नवालिस की कब्र, कुछ नहीं थे ऐसे अलग, कहाँ से कॉर्नवालिस, कहाँ से कब्र, तो कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल की कब्र भारत में स्थित है, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये वही कॉर्नवालिस है जिसके चक्कर में आप तैयारी करने बैठे हैं। आईसीएस जो है, आईसीएस जो होती थी अंग्रेजों के समय में, आईसीएस के जनक कॉर्नवालिस माने जाते हैं। तो आईसीएस के जनक कौन है? थानों की स्थापना किसने की? पुलिस स्टेशन की स्थापना किसने की? कॉर्नवालिस ने की। और एक और क्वेश्चन जो इनसे बहुत आता है, बहुत ध्यान रखिएगा, वो है जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, वो भी किसका था? कॉर्नवालिस का था। चलो, पंचायतों के आर्टिकल आई होप आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। चलो, दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता ने की। तो फादर ऑफ थ्री टायर सिस्टम और फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन दोनों बलवंत राय मेहता। फादर ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन, ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, फिर बोले द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने? अशोक मेहता, 1977 में। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरा गांव में स्टार्ट की थी। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। संवैधानिक रूप से भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। नगर पालिका दिवस 1 जून। और मध्य प्रदेश का पंचायती राज दिवस 25 जनवरी। मध्य प्रदेश का नगर पालिका दिवस 2 नवंबर को मनाते हैं। देखो, बहुत ढूंढ ढूंढ के मिलेंगे आपको ये सब चीजें, इसलिए थोड़ा सा दिमाग सीधा लगाओ, सीधा काम खत्म करो। वर्तमान में 52 जिले हैं जिनमें क्या काम कर रही है आपकी? ठीक है, क्या 52 क्या जिला पंचायत? लेकिन अब चूंकि 55 जिले हो गए तो 55 जिला पंचायत हो जाएंगे, यानी 52+3। अब तो 55 जिले हो गए ना, तो अगली बार जो भी इलेक्शन या जो भी सारी चीजें होंगी वो किन जिलों के लिए होंगी? तो 55 जिलों के लिए होंगी। एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार लोग गलत कर देते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम काम करते हैं, और 17वें नंबर का था मध्य प्रदेश के भिंड का। और प्रस्तावित क्या है? तो दतिया, दतिया जो नगर निगम बनने के लिए प्रस्तावित है, तो दतिया प्रस्तावित है प्रपोज्ड में। और 17वां बना कौन सा? तो भिंड बना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब देखिए, पंचायत और नगर पालिकाओं में 3 टायर सिस्टम है। तो 3 टायर सिस्टम में क्या है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। 3 स्तरीय व्यवस्थाएं, ग्राम, जनपद और जिला। नगर पालिकाओं में भी बात करें तो यहाँ भी त्रिस्तरीय व्यवस्था कैसी है? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पंचायत,
नगर पालिका, नगर निगम, और ग्राम की बात करें तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है। अब आपको बात करें कि भाई इनके इलेक्शन कैसे होते हैं। तो आप देखिए, अब आप बहुत रटे नहीं, ग्राम पंचायत में ऐसी सोचो कि ग्राम पंचायत की स्थिति होती कैसी है। ग्राम पंचायत की कैसी स्थिति होती है बताइए जल्दी से। किस किस की बात कर रहे हैं हम। देखो, एक है ग्राम पंचायत, एक जनपद पंचायत और एक जिला पंचायत। यही तीन स्थितियां हैं। अब जो ग्राम पंचायत है, 1,000 से अधिक जनसंख्या, यहाँ 5,000, यहाँ 20,000, चलो इन सब पे कोई नहीं जाता। अब आप जो ध्यान रखना है, अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन कैसा होता है, इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो इनका होता है डायरेक्ट। मतलब ग्राम पंचायत के जो पंच या सदस्य होते हैं उनका डायरेक्ट, सरपंच का डायरेक्ट, लेकिन उप सरपंच का इनडायरेक्ट। क्या क्या लिख दें। पंच, जिन्हें हम सदस्य भी कह सकते हैं, तो इनका कैसा है, डी लिख दें, डायरेक्ट। सरपंच का कैसा, डायरेक्ट। लेकिन जैसे ही कहेंगे उप सरपंच, तो कैसा होगा, आईडी लिख रहा हूं, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। मतलब सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति है जिसे क्या चुन लिया जाता है, उप सरपंच चुन लिया जाता है। न्यूनतम एज कितनी चाहिए, 21 साल। ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ खड़े होने की उम्र की बात कर रहे हैं हम, ये 21 साल। मतलब आपको पंचायत के चुनाव में भाग लेना है तो आपको कम से कम 21 साल का होना चाहिए। लेकिन बोले पंचायत के चुनाव में वोट करना है तो, अरे वोट की सबकी 18 है। देखो वोट की बात करें, वोटिंग एज, तो वोटिंग एज तो 18 है। गलत होता है क्वेश्चन ऐसे ही। वोटिंग एज 18 है, लेकिन इलेक्शन के लिए खड़ा होना है, मैंने कहा निर्वाचन में चुनाव लड़ा रहे हैं, सरपंच बनाएंगे, एसपी सिस्टम में काम करेंगी, तो 21 साल आपको चाहिए। अच्छा, जनपद में भी 21 और जिले में भी 21, तो तीनों में कॉमन है ये, तो 21 और 21 साल। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब आते हैं इलेक्शन पे, क्वेश्चन यहीं से फंसता है। अच्छा, यहाँ का अधिकारी कौन, ग्राम पंचायत का, ये क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कभी कभी। तो अधिकारी कौन, पंचायत के सचिव साहब। अगर ऐसे नहीं तो अब से वो आई ना पंचायत, एक ओटीटी आई, बढ़िया आई एकदम। तो पंचायत के सचिव साहब हैं, क्या नाम है उनका, हाँ अभिषेक। ठीक है। तो ये सचिव साहब जो हैं अधिकारी हैं, तो पूछते हैं पंचायत का अधिकारी कौन। अरे सचिव के बड़े जलवे होते हैं पंचायत पे, आप समझ नहीं सकते हो। चलो, अब देखें, यहाँ पंच हो गया, सरपंच। अब यहाँ भी जनपद में सदस्य होते हैं बेटा, मेंबर होते हैं, और जिले में भी सदस्य होते हैं, हाँ ना। तो अब बताओ मुझे कि जनपद पंचायत के सदस्य का इलेक्शन कैसे। सिंपल, सदस्यों को डायरेक्ट, यानी कि वोट करते हैं हम सब इन्हें। ठीक है। तो यहाँ भी जिला पंचायत के सदस्यों का डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि भाई डायरेक्ट 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 है। अब दूसरे सदस्य के बाद कौन, एक है अध्यक्ष, चेयरमैन, और एक है वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष। कैसे गलत लिख दिया मैंने, उपाध्यक्ष, अब समझ जाना यार तुम लोग। ठीक है, उपाध्यक्ष सही कर देते हैं लोग। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं, ये कैसे होता है इनका निर्वाचन, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। अब बस थोड़ा सा समझ लो यहाँ। देखो क्या होता है, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में जनपद के सदस्य खड़े हुए या जिला पंचायत के सदस्य खड़े हुए, आपने इन्हें वोट किया तो मेंबर बन के आ गए ये लोग, जनपद और जिला के। ठीक है, और एक ही बार में हो जाता है सारा काम। अच्छी बात ये है, मतलब आपको एक पर्ची मिलेगी, बोले जनपद के लिए वोट कर दो, एक और पर्ची मिलेगी, बोले जिले के लिए वोट कर दो, एक और पर्ची मिलेगी, बोले सरपंच के लिए वोट कर दो, एक और पर्ची मिलेगी, बोले यहाँ पे जो पंच है उनके लिए वोट कर दो, बोले कर दो सबके लिए वोट। अब जिसको जो करना है सो। तो जो सदस्य होते हैं जनपद और जिले में, मेंबर जो होते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब इन्हें सीधा वोट करते हैं। अब इनमें से सदस्य चुन के आ गए, अब यहां से शुरू होती है असली राजनीति।
तो अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनता है? ठीक है, तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है वो सदस्यों में से ही एक व्यक्ति अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बन जाता है। तो इन्हें वोट कौन करते हैं? एक्चुअली इन्हें वोट करते हैं सदस्य। या यहीं से कहें कि यही बाहुबली बना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सदस्यों को एक पता चले एक होटल में बंद कर देते हैं, बोले कल हमें ही वोट देना। ये बहुत होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होते हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ये बहुत आता है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आपको समझ में आ रही है बात? यहाँ भी वोट करने की एज तो सब जगह 18 है। अधिकारी कौन? तो जनपद पंचायत के अधिकारी, जनपद पंचायत सीईओ। ठीक है, और जिला में कौन? तो जिला पंचायत सीईओ। कुछ नहीं, जनपद में जनपद सीईओ, जिला में जिला पंचायत सीईओ। सिंपल। तो ये हो गया आपका ग्राम, जनपद और जिला पंचायत की कहानी जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? आपको समझ में आ रही है बात? एक बात और याद रखनी है, तो आपसे सीधा पूछा जाता है मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर। एक सीधे सीधे क्वेश्चन आए, ज्ञान नहीं लगाना मतलब, और उसमें बहुत ट्विस्ट है, हमें ट्विस्ट पे नहीं जाना है। पहली नगर पालिका क्या मान ली गई? दतिया। और पहली नगर निगम क्या? जबलपुर। इतनी सी बात करके आप तो बस खत्म कर देना कहानी को। ऐसे सीधे क्वेश्चन आए हैं तो हम सीधी बात करें, नो बकवास। ग्राम, जनपद और जिला में क्लियर है। अब इसी चीज को अगर आप जिला पंचायत की जगह नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम बना दें, हम इनको बना दें क्या? अलग से बना दें? हाँ? देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों की स्थिति ऐसी ही है। आप जैसे चुनाव में खड़े होने के लिए अगर हम नगर पालिका में चले जाएं तो तीन स्थिति है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तीनों में 21 साल है इलेक्शन में खड़े होने की। एक बात हो गई क्लियर। अब हम देखें नगर पंचायत में कैसा इलेक्शन होगा? डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट। सदस्य डायरेक्ट, सदस्य डायरेक्ट, सदस्य डायरेक्ट। सदस्य तो हर जगह डायरेक्ट। तो एक कॉमन सेंस तो यही लगा लो। बीच में नगर निगम के महापौर के लिए कांग्रेस जब आई थी तो उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी, लेकिन बीजेपी आने के बाद ये भी डायरेक्ट। और आप अच्छे से जानते हो, देखो नगर पंचायत अध्यक्ष, ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष, डायरेक्ट वोट करती है जनता, आपको अच्छे से पता हो तो ये चीज। और ऐसी महापौर के लिए भी डायरेक्ट वोट करती है। तो डायरेक्ट, 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 काम खत्म। प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात हो जाती है, कोई दिमाग नहीं खर्च करना आपको। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको कि नहीं आ रही है? तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं? तो नगर पालिकाओं से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं बनते, पंचायत से ही क्वेश्चन ज्यादा बने हैं। इतना क्लियर हो गया? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हमने बात कर ली, आर्टिकल्स हमने आपको बता दिए। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल्स वगैरह क्या क्या हैं। अब कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो हम आपको बता दें, बस काम खत्म। ये देखिए, थोड़ी सी चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार पंचायत, तो न्यूनतम जनसंख्या ग्राम पंचायत में 1000 से अधिक 5000, 50,000। ठीक है, यहाँ कौन है प्रमुख? सरपंच। यहाँ कौन है? जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। कार्यकाल सबका 5 साल ही होता है, कोई दिमाग नहीं लगा, 5 5 5। न्यूनतम आयु 21 21 21। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ से आया है कभी कभार, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इनसे क्वेश्चन बना है, एक क्वेश्चन बना था कि पंचायत में कौन सी समिति नहीं होती? क्या क्वेश्चन था? पंचायत में कौन सी समिति नहीं होती है? तो ये थोड़ी सी अलग बात है। तो देखिए, ग्राम स्वराज व्यवस्था 2001 और ग्राम स्वराज व्यवस्था 2004, दो स्थितियां हैं। तो अब हम बात करें ग्राम सभा की कमिटीज, तो समितियों की। जब हम ग्राम स्वराज व्यवस्था 2001 की बात करें तो 2001 में 8 समितियां होती थी। इन पे क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार, कि कौन सी समिति नहीं होती थी? तो थोड़ा समझ लेते हैं। ग्राम विकास की समिति होगी,
अच्छा, एलिमिनेट बहुत आराम से होता है ऑप्शन, आप कॉमन सेंस लगाना, पता चल जाएगा। ग्राम का विकास करेगी समिति, हाँ होगी। सार्वजनिक संपदा समिति होगी, होगी। कृषि समिति होगी, होगी। स्वास्थ्य होगी। रक्षा आप सबने सुनी है, गांव में ग्राम रक्षा समिति होती हैं, हर गांव में होती हैं ये। ग्राम अधोसंरचना होगी। शिक्षा होगी, सामाजिक न्याय होगी। अब क्या है, विकास करो, सार्वजनिक करो, कृषि करो, स्वास्थ्य करो, रक्षा करो, अधोसंरचना करो, शिक्षा करो और सामाजिक करो, कुछ नहीं। सोशल, एजुकेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, सार्वजनिक संपदा और डेवलपमेंट, ये आपकी कमिटीज होती हैं। ठीक है, ये 2001 में थी। अब हम 2004 की अगर बात करें तो केवल 2 स्थायी समितियां होंगी। 4 में इन्होंने क्या कहा, एक ग्राम निर्माण समिति और एक ग्राम विकास समिति। तो ग्राम का निर्माण करो 2004 में, निर्माण अलग अलग कर दो, निर्माण, तो 4 में निर्माण और विकास, ये 2 समितियां रह गई 2004 में, स्थायी समितियां। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। यहाँ 8 स्थायी समितियां थी, यहाँ कितनी हो गई 2004 में संशोधन के बाद, 2। ठीक है, अब बात करें ग्राम सभा की समितियां। 2001 का एक्ट कहता था कि कम से कम एक बैठक तो करो भाई महीने में। ठीक है, ये कह रहे हैं वर्ष में कम से कम 4 बैठक, यही था प्रीलिम्स का क्वेश्चन कि नए संशोधन के अनुसार ग्राम सभा की न्यूनतम बैठक कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 4। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन महीनों को याद रख लेना, नहीं तो पूछ लेंगे एक आध बार कि भैया कौन से महीने में होती हैं ये। तो जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। अब जनवरी तो आप समझ ही गए होंगे, बोले 26 जनवरी बुला लो, और अक्टूबर आप समझ ही गए होंगे, बोले गांधी जी का सपना था पंचायत हो। तो ये तो 2 आपको क्लियर हुई, बाकी अप्रैल और जुलाई में ये डिसाइड कर लेंगे कब रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इनमें आपकी क्या होती थी बैठकें। ठीक है, अब आ जाते हैं कोरम पे। कोरम का मतलब होता है कि उसकी बैठक शुरू करने के लिए, जैसे लोकसभा की बैठक शुरू करनी है लोकसभा में तो 1/10 सदस्य चाहिए, राज्यसभा में करनी है 1/10 चाहिए, विधानसभा की करनी है 1/10 चाहिए, विधान परिषद की करनी है 1/10 चाहिए। लेकिन यहां हम जब बात करें कि 20% या 500 जो भी कम हो, या तो 20% सदस्य आए, यहाँ 10 नहीं है, बाकी जगह कोरम 10 था, यहाँ 20% या 500 जो भी कम हो, मतलब या तो 500 लोग या 20%, तो जो भी कम हो, जिनमें 1/3 महिलाएं अनिवार्य थी 2001 में, मतलब 1/3 वीमेन होनी चाहिए। अगर 500 लोग आ रहे हैं तो 1/3 क्या हो उनमें महिलाएं हों। अब कोरम की बात करें, 10% या 500 जो भी कम हो, क्योंकि ऐसा लगता था यार 20% बहुत होता है कि अगर 100 लोग हैं ग्राम सभा में तो 100, अब 100 तो होते नहीं है, 1000 के आसपास हो सकते हैं, क्योंकि 1000 के आसपास 1000 या उससे अधिक जनसंख्या पे ही बनेगी ना भाई। और जो तो जितने लोग वोटर होते हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो अब 1000 लोग हैं मान लो, 1000 में से कितने चाहिए थे यहाँ 200। ठीक है, या 20% हो रहा था या फिर 500, तो इनने कहा 10% कर दो कि कम से कम बैठक तो होगी। तो अब अच्छी बात यह है कि पंचायतों में भी कोरम कितना 10%, और दूसरा 500 जो भी कम हो, तो चाहे 10% कम हो या 500 कम। अब किसी मान लो ऐसे समझो किसी गांव की जनसंख्या 8000 है, ठीक है, तो अब उस 8000 का 10% कितना हुआ 800। तो बोले 800 नहीं आए 500 आ जाए चलेगा। तो यहाँ 10% का भी क्राइटेरिया नहीं हुआ, क्या किया उन्होंने 500 से काम चला लिया। तो ये 3 स्थितियां होती हैं जिनसे ये काम चला लेते हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। अब हम थोड़ी सी नगर पंचायत और इनकी बात हमने आपको बता दी थी। देखिए कुछ नहीं है, ये नगरीय क्षेत्रों के रूप में बस्तियों के उन समूह को सम्मिलित किया जाता है जिनमें गैर कृषि व्यवसाय में संलग्न होते हैं, ऐसे क्षेत्र जो ग्राम से शहरी क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर होते हैं। नगर पंचायत है ना, गांव से किस तरफ जा रहे हैं ये, शहर बनने की तरफ जा रहे हैं। प्रथम स्तरीय निकाय है ये, 5000 से 20000 जनसंख्या पे बनाई जाती है। और आपको ये ध्यान रखना प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा, तो नगर पंचायत अधिकारी इनका। ठीक है, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पार्षद क्या है, चुने हुए पार्षद अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो जो पार्षद बनते हैं नगर पंचायत में, पार्षद होते हैं, फिर पार्षद को पकड़ लिया, एक को अध्यक्ष बना दिया, एक को उपाध्यक्ष बना दिया।
नगर पालिका में बात करें तो उन नगरीय क्षेत्रों में जहां 50,000 से 3 लाख जनसंख्या, पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष करा दो यहां भी। ठीक है, नगर पालिका का कौन होगा, तो जो आप एमपीपीएससी से जाते हैं सीएमओ नगर पालिका अधिकारी ग्रुप बी। ठीक है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होता है। अब इसमें संबंधित क्षेत्र के सांसद विधायक नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं। तो जो म्यूनिसिपैलिटीज है उसमें जो विधायक होंगे उस क्षेत्र के और जो सांसद होंगे वो पदेन सदस्य के रूप में आ जाते हैं। तीसरी बात है नगर निगम। तो नगर निगम की अगर हम बात करें तो राज्य विधानमंडल द्वारा होता है। प्रमुख कौन है, महापौर होता है। ये महानगर का प्रथम नागरिक है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, लेकिन अभी वर्तमान में कैसा है, तो यह विषय राज्यों पे छोड़ दिया गया। तो मध्य प्रदेश में कैसा है, तो अभी जो चुनाव हुए थे लास्ट चुनाव की हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा, राज्य डिसाइड कर रहे हैं। तो राज्य का है, मध्य प्रदेश राज्य में अभी ये डिसाइड हो चुका था कि इनका चुनाव डायरेक्ट होगा। तो महापौर के लिए इलेक्शन में डायरेक्ट वोट किए गए थे। ठीक है, और नगर निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, कमिश्नर होता है। तो एक होगा जिला पंचायत अधिकारी, एक हो गया क्या, नगर पालिका अधिकारी सीएमओ, और एक हो गया कमिश्नर। जैसे हम भोपाल में बात करें तो म्यूनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, नगर निगम के जो उच्चायुक्त या कमिश्नर होते हैं ये यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, जैसे 1994 में पार्षद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, 2000 के बाद प्रत्यक्ष रूप से कराया गया। और उप महापौर का कोई पद नहीं है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 17 नगर निगम या 17 जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कार्य करते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। तो देखो बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं, आप ऐसे समझ लो, पंचायत में सदस्य डायरेक्ट, अध्यक्ष मतलब सरपंच डायरेक्ट लेकिन उप सरपंच इनडायरेक्ट। जनपद में सदस्य डायरेक्ट, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनडायरेक्ट। जिला में सदस्य डायरेक्ट, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनडायरेक्ट। इसी चीज को अगर अपन क्या लिख दें यहाँ, ये बना दो अपन क्या, नगर पंचायत। तो जैसे ही अपन इसे नगर पंचायत बनाएंगे, निर्वाचन की उम्र तो यही है। अब जो वार्ड के मेंबर होंगे वो डायरेक्ट होंगे नगर पंचायत के, और उनसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। तो वैसे ही बस यहाँ पे क्या चेंज आया कि यहाँ अध्यक्ष डायरेक्ट था, वहां अध्यक्ष इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब जैसे जनपद की जगह हम क्या कर दें, क्या है यहाँ, नगर पालिका। तो ये जो नगर पालिका है कौन है, म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल काउंसिल। तो नगर पालिका में एज तो 21 ही है, सदस्य डायरेक्ट ही है। अब इसके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं ये कैसे हो जाएंगे, इनडायरेक्ट हो जाएंगे। और अधिकारी कौन होगा, सीएमओ हो जाएगा। यहाँ जिला पंचायत अधिकारी हो जाएगा, यहाँ सीएमओ हो जाएगा। और जब आप जिला की जगह यहाँ क्या नगर निगम की बात करेंगे, तो नगर निगम में यहाँ जैसे अध्यक्ष ना कह के यहाँ क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। मध्य प्रदेश में उप महापौर जैसा कॉन्सेप्ट है नहीं। तो इसको अभी वर्तमान में वैसे डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट ये राज्य सरकार डिसाइड करती है, बट अभी क्या डिसाइड है, डायरेक्ट। और जो सदस्य या मेंबर होंगे वो तो डायरेक्ट है ही, बस इतना सा। और यहाँ क्या होगा, नगर निगम या म्यूनिसिपल पर कॉरपोरेशन में, तो यहाँ क्या होता है, ये म्यूनिसिपल कमिश्नर बोलता है, नगर निगम आयुक्त। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होते हैं ये आईएएस कैडर के होते हैं। नॉर्मल बना सकते हैं सीनियर स्टेट ऑफिसर को भी, लेकिन नगर निगम आयुक्त जो हैं वो यहाँ पर अधिकारी के रूप में होते हैं। इन दोनों ही जगहों पर क्या होते हैं, तो जो विधायक और सांसद होते हैं वो इसके पदेन सदस्य हो जाते हैं। ठीक, जैसे जहां की भी नगर पालिका है, नगर निगम है, तो उनमें जो विधायक और सांसद होंगे वो उसके पदेन सदस्य हो ही जाते हैं। ठीक है, अब याद करो, जिला योजना समिति कुछ याद आ रहा है, तो जिला योजना समिति कौन से आर्टिकल में थी, 243 जेड में थी। अब ये जो जिला योजना समिति है, कौन सी समिति, जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है ये योजना बनाती है पंचायत की भी। आई 74वें संशोधन से है और बना रही 73 वालों के लिए काम। तो इसलिए गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा ये कौन से संशोधन से आई है, 74वें संशोधन से। कब, तो 1993 में ये आई थी। 74वां संशोधन 92 का है, वैसे 93 से ही लागू हुई वो सारी चीजें। तो ये 243D जिला योजना समिति या 243E
महानगर योजना समिति। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन महानगर वाले होंगे तो उनके लिए योजनाएं कौन बनाएगा? 243 जेडी में महानगर योजना समिति या मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है उनके लिए योजनाएं बनाने का काम करेगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये पंचायत से संबंधित जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपको बता दी। कुछ और आप लोग जानना सुनना चाहते हैं तो पूछिए, बताइए। आगे चले, नहीं तो फिर बढ़े आगे। हाँ जी। हाँ, 25 जनवरी 1994 ही है। ठीक है। अब जैसे ये सब तो अपन को पता ही है क्या करना। एक ये चीज याद रखिएगा, कमला जान वर्सेस कमला बुआ। तो बेटा कटनी जिले में कमला जान देश की पहली किन्नर महापौर चुनी गई थी, जबकि 2009 में सागर की पहली किन्नर महापौर कमला बुआ चुनी गई थी। तो देश की पहली कौन है किन्नर महापौर? कमला जान, देश की जान 2000 में। और 2009 में कौन? कमला बुआ, सागर की बुआ है और कटनी की कमला जान है। इनको थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कमला जान कमला बुआ पे, तो इनको आप गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब पंचायतों में आरक्षण हम आपको बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण लागू है, ये 2007 से दिया जा चुका है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड हरियाणा में भी पंचायतों में 50% आरक्षण है। एक बेटा मध्य प्रदेश पंचायिका करके एक प्रकाशन है जो 1997 से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पंचायिका कब से पब्लिश हो रही है? 1997 से। ठीक है। 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने महापौर की न्यूनतम आयु 21 से बढ़ाकर कितनी कर दी? अब 25 साल कर दी। अब थोड़ा पेंच फंसेगा, नहीं तो फिर फंस नहीं जाना। तो बोले वर्तमान में आयु कितनी कर दी है महापौर की बढ़ाकर? तो 25 कर दी। जबकि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत यहाँ पे कितनी थी चुनाव लड़ने के लिए? 21 थी। तो ये मध्य प्रदेश कुछ कुछ करते रहते हैं चीजों को, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर सरपंच की बात करें तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं सरपंच, सीधी बात है। पंचायत अभिलेख और रजिस्टरों को सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, निधि का सही जगह उपयोग करते हैं, राज्य सरकार के दायित्वों का पालन करते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं। उप सरपंच क्या होंगे? तो सहायक के रूप में कार्य करते हैं। जब सरपंच अब्सेंट होंगे तो उप सरपंच जो है वो सरपंच का काम देखेंगे। नहीं तो फिर मैं कह रहा हूँ कि ओटीटी देख लो, वो मोटे दादा उप सरपंच ही थे ना। ठीक है, क्या नाम था उनका? 15 दिनों बाद, अब अगर पीठासीन अधिकारी सरपंच के निर्वाचन के 15 दिनों बाद उप सरपंच का चुनाव करा सकता है। 21 साल है। सचिव साहब आ गए भैया, अभिषेक जी। सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत और सरकार के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है। ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत का लेखांकन यानी अकाउंटिंग है और ग्राम सभा की पूर्व सूचना बैठक की सदस्यों तक पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करते हैं। रिकॉर्ड और दस्तावेज ग्राम सभा की बैठकों में लेकर आते हैं। ठीक है। जैसे विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, सरपंच का प्रत्यक्ष होता है, उप सरपंच का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है, जनपद पंचायत इनडायरेक्ट, जिला पंचायत इनडायरेक्ट, नगर पंचायत इनडायरेक्ट, नगर पालिका इनडायरेक्ट। लेकिन महापौर या मेयर अभी तो डायरेक्ट चल रहा है, पार्षद डायरेक्ट, पंच डायरेक्ट। ठीक है। तो ये सब बातें आपकी हो गई। इसके अलावा हाँ, कौन किसको त्याग पत्र देता है? तो अब ऐसे सोचो, जो जनपद सदस्य होंगे वो किसको त्याग पत्र देंगे? अध्यक्ष को। अध्यक्ष किसको देगा? कलेक्टर को। अब ये नहीं बोले अध्यक्ष सदस्यों को दे देगा। अरे जनपद अध्यक्ष क्यों देगा? कलेक्टर को देगा। उपाध्यक्ष किसको देगा? कलेक्टर को। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को नहीं दे रहे हैं। देखो लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा देते हैं, बट जनपद अध्यक्ष कलेक्टर को, उपाध्यक्ष भी कलेक्टर को, सदस्य अध्यक्ष को, जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष को, जिला पंचायत अध्यक्ष संभागीय आयुक्त को और जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी संभागीय आयुक्त को। तो जो कमिश्नर होता है उसको इस्तीफा कौन देते हैं? जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जबकि जनपद के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो किसको दे रहे हैं? कलेक्टर को। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को अच्छे से। तो ये तो हुई बात, आर्टिकल मैंने आपको बताई दिए। अब कुछ संस्थाएं हैं जिनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ये आप जानते हैं जबलपुर में है।
संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में है। बाल्मी यही भोपाल में है। अगर और नहीं तो आप यहाँ कलियासेठ डैम पे जाइए, थोड़ा आगे जाएंगे तो बाल्मी है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये भी भोपाल में है। बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन इंदौर में है। बॉर्लोग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया एंड डेवलपमेंट केंद्र आपका जबलपुर में है। खरपतवार वाला जबलपुर में है। भारतीय प्रबंध, आप जानते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ताज होटल के सामने जो बना हुआ IIFM है, ठीक है। स्टेट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, सॉरी, स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट रूरल रतलाम में, ठीक है। सुंदरलाल पटवार नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल में और ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में होता है। एक बार ये पूछा गया था कि ग्राम स्वराज योजना कब शुरू की गई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, 26 जनवरी 2001 को। और आपको पता है ग्राम स्वराज अधिनियम भी 2001 का ही तो है, उसमें संशोधन 2000, ठीक है। और यंत्रदूत ग्राम से मशीनीकृत गांव तक जाना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई थी 1964 में। पंचायत दर्पण आपको ध्यान रखना है, तो पंचायत से संबंधित है ये, 1 मई 2014 को शुरू की गई थी। अब बस इतनी सी बात और पढ़ लीजिए और काम खत्म। जिला योजना समिति याद करो बढ़िया से। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी 243 ZD में मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 19 मई 1995 को पारित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिला योजना समिति अधिनियम, अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है कि 73वें में तो है नहीं, 74वें में आर्टिकल है, लेकिन बनाना है ना संस्था, तो उसके लिए मध्य प्रदेश ने क्या किया, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 19 मई 1995 को पारित किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री को ही जिला योजना समिति के अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन, जो प्रभारी मिनिस्टर होता है उसको बनाया जाता है। प्रभारी मंत्री तब तक जिला योजना का अध्यक्ष होता है जब तक वह राज्य सरकार का मंत्री होता है। संबंधित जिले के जिले कलेक्टर को जिला समिति के पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। तो कलेक्टर साहब हो गए पदेन सदस्य, एक्स ऑफिसियो मेंबर, और अध्यक्ष कौन होगा, जो प्रभारी मंत्री होगा। जिला योजना समिति कब बनी, तो मध्य प्रदेश में 19 मई 1995 को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक्ट जो है वो आया था। इसको आपको ध्यान रखना है। और जिला कलेक्टर इसका पदेन सदस्य या एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जब तक ये इलेक्शन नहीं हुआ था, 2020 के आसपास का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। अब हम आज की भी बात कर लेंगे। तो पूछा गया था कितनी बार राज्य निर्वाचन आयोग बने हैं, इनने कितने इलेक्शन कराए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2021 में ये तो नहीं होगा जब पूछा गया था। अब हम आज की बात करें तो पहली बार 1 फरवरी 1994 को हुआ था स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन, ठीक है। फिर उसके बाद 94, 95, फिर 99, 2000, 2004, 5, 9, 10, 14, 15, और फिर इसके बाद जून जुलाई 2022, यानी अब तक 6 क्या बनाए गए हैं, 6 राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। उल्टा चलते हैं, 1993 में क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। और जब 73वां संशोधन लागू हुआ और मध्य प्रदेश में, तो 25 जनवरी 1994 से लागू हुआ। और जब मध्य प्रदेश में लागू होगा तभी तो निर्वाचन आयोग बनेगा। तो 94 में 1 फरवरी से ये बन गया, और फरवरी में बना तो 1994, 95, 99, 2000, 4, 5, 9, 10, 14, 15 और जून जुलाई 2022। सिर्फ ये कि आपको ये याद रखना है अब तक कितने राज्य निर्वाचन आयोग, तो सीधा आंसर होगा 6। लेकिन पूछ लें अंतिम निर्वाचन से पूर्व, अंतिम निर्वाचन मतलब जो पहले अभी निर्वाचन हो चुका है उससे पूर्व 5। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ रही बात। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बस ये हो गया आपका इससे संबंधित पंचायती राज और उससे संबंधित जो बातें थी, इनको आप ध्यान रखिएगा। और इससे ज़्यादा नॉर्मली या कुछ नहीं आता है। कुछ और आप लोगों को पूछना है तो मैं पढ़ा दूंगा, मेरे हिसाब से ये हो गया बस। क्वेश्चन थे, हाँ ये रहे, चलो इसमें नहीं है।
अच्छा, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, वो है पैसा एक्ट। क्या है? पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। सामने दिख गया तो मैं बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में फुल फॉर्म आता है एक, तो पहले इसका कई बार एग्जाम है, तो पंचायत, यूपीएससी ने तो खूब पूछे यहाँ से कुछ, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। तो पंचायत पैसा एक्ट जो है, ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के लालपुर शहडोल में राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस में शामिल हुई, जहां उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य कार्यक्रम पुस्तिका का विमोचन किया और मंगूभाई पटेल ने पेशा अधिनियम नियमावली प्रथम प्रति राष्ट्रपति को सौंपी थी। और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जनजातीय गौरव दिवस, तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को मनाते हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया, और यहीं से इन्होंने क्या लागू कर दिया कि आज से मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट जो है वो लागू हो गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। तो पैसा एक्ट जो है वो लागू हो चुका है मध्य प्रदेश में, कब से? 15 नवंबर 2022 से। ठीक, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं, तो ग्राम सभा को राइट मिल जाते हैं। जैसे अगर किसी जनजाति क्षेत्र में थाने में एफआईआर दर्ज होनी है, तो इसकी सूचना ग्राम सभा को देनी होगी। मतलब थाने में अगर एफआईआर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी डाल रहे हैं, तो भी आपको किसको जानकारी देनी होगी? ग्राम सभा को। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रमशालाएं, छात्रावास आदि के निरीक्षण का अधिकार ग्राम सभा को होगा। मेला बाजार का प्रबंधन भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। बड़ी बात आप अगर समझें तो जनजाति क्षेत्रों में सिर्फ लाइसेंसधारी साहूकार ही निर्धारित ब्याज दर पर पैसा दे सकते हैं। अभी होता क्या है कि गांव में आपने देखा होगा कि कोई भी पैसा दे देता है ब्याज पे और फिर मनमाना ब्याज लेता है। तो यहाँ लाइसेंसधारी होंगे, इसकी जानकारी भी ग्राम सभा को देनी होगी। अधिक ब्याज लेंगे तो कार्रवाई होगी। हितग्राही मूलक योजना, पहले किसे लाभ मिले, प्राथमिकता ग्राम सभा तय करेगी। बिना ग्राम सभा की अनुमति के शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, लिकर शॉप नहीं खुलेंगी। किसी शराब की दुकान को हटाने की अनुशंसा ग्राम सभा कर सकेगी। छोटे झगड़े सुलझाने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। तो पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया में ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। अब जैसे पैसा एक्ट लागू हुआ, तो मनरेगा में पैसे से कौन सा कार्य कराया जाए, यह ग्राम सभा तय करेगी। ठीक है। फिर कार्य का मास्टर रोल भी ग्राम सभा देखेगी। मजदूरों को गांव से बाहर जाना है, तो पहले ग्राम सभा को जानकारी देनी होगी। बाहर से आने वाले व्यक्ति की भी जानकारी ग्राम सभा को देनी होगी। मतलब जो उस गांव के मजदूर हैं बाहर जा रहे हैं, और बाहर से कोई मजदूर गांव में आ रहा है, तो इसकी जानकारी भी किसको देनी होगी? ग्राम सभा को देनी होगी। अब जैसे ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ से। क्या कहा उन्होंने? शिवराज सिंह चौहान थे उस समय मुख्यमंत्री, कि पैसा एक्ट से प्रत्येक वर्ष पटवारी को गांव जमीन का नक्शा, खसरा, नकल अनुसार नए नियमों को गांव में लाकर ग्राम सभा को दिखाने होंगे। क्या लगा रहे हैं आप? खसरा, नक्शा, जमीन का नक्शा लाएंगे, रिकॉर्ड में गड़बड़ी है तो ग्राम सभा उसे ठीक करने का अधिकार होगा। नहीं तो कई बार ये वाली चीज बहुत गड़बड़ियां पैदा करती थी। फिर किसी योजना के लिए जमीन लेने के लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है। अब मान लो उस गांव में कोई योजना बन रही है, तो भी किससे अनुमति लेनी होगी? ग्राम सभा से लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति छल कपट, धर्मांतरण आदि कर गांव की जमीन नहीं हड़प पाएगा। यदि ऐसा होता है तो ग्राम सभा उसे वापस लेने का भी अधिकार रखती है। फिर रेत खदान, अब उस गांव में आसपास कहीं रेत खदान है, गिट्टी पत्थर ठेके देने हैं या नहीं, यह भी ग्राम सभा तय करेगी। ये यूपीएससी का था क्वेश्चन कि माइनिंग के लिए किससे परमिशन लेनी होगी, तो सीधा आंसर था ग्राम सभा। अच्छा, पैसा एक्ट पढ़ो तो ये बहुत सरल है, नहीं तो उसमें लगता है एक ऑप्शन आता है जिला कलेक्टर, तो लगता है यार माइनिंग की ग्राम सभा से लेंगे कि कलेक्टर से लेंगे, क्योंकि जितनी खदानें हैं वो कलेक्टर ही जारी करता है। तो ऐसे में जब आपका दिमाग लगता है ना, तो उत्तर गलत हो जाता है। तो पैसा एक्ट में कौन लगाएगा? ग्राम सभा तय करेगी कि रेत खदान देनी है कि नहीं देनी है। जनजातीय समाज सहकारी समिति को दिया जाएगा। ग्राम सभा तालाबों का प्रबंधन, उनमें मत्स्य खेत मतलब मछली पालन, सिंगाड़े उगाने की सहमति देगी। 100 एकड़ की सिंचाई तालाबों का प्रबंधन, वनोपजों का संग्रहण और न्यूनतम मूल्य का निर्धारण ग्राम सभा करेगी। आप ऐसे समझ लो, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत को एक्सटेंड किया गया है और ग्राम सभा की शक्तियों को काफी हद तक बढ़ा दिया गया है,
जिससे ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो ग्राम में सुनिश्चित हो सके, और ये शेड्यूल एरिया में सबसे ज़्यादा अनुसूचित क्षेत्रों में ये चीज़ लागू की गई है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में कब से? तो 2022 आपको ये ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट कब लागू हो गया? 15 नवंबर 2022 को लागू हो गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये आपका पंचायत एक्ट, ये पंचायत, जनपद और जिला पंचायत, इससे पहले हमने आपको बता दिया कि कब शुरू हुई, कैसे चीज़ें बनी, ये सारी चीज़ें, इनके आर्टिकल्स और सारी चीज़ें हैं। बस ध्यान क्या रखना है, जैसे सब्जेक्ट कितने हैं पंचायत में? तो 29 हैं, जबकि आर्टिकल कितने हैं? 16 हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल है, जबकि मध्य प्रदेश का 25 जनवरी है। भारत में नगर पालिका दिवस 1 जून है, मध्य प्रदेश में 2 नवंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। कितनी बैठकें होती हैं? 4 बैठकें ध्यान रखनी है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है? एक, जैसे कि जिला योजना समिति का एक्ट कब लागू हुआ? 1995 में। ठीक है, तो 1995 यही ऑप्शन सीधा आया था। जिला योजना समिति है कहाँ? तो 243 जेड डी में है। महानगर योजना समिति कहाँ है? तो 243 जेड ई में है। इनका आपको अगर फोटो वोटो लेना है, लिखना है, जो भी करना है आप देख लो। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित सारी चीजें, उनके आर्टिकल्स। और आर्टिकल याद रखिएगा, मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू करूंगा, बस 1 मिनट और लूंगा। एक 243 ए आता है, तो 243 में ए ग्राम सभा। एक 243 डी आता है, तो डी में रिजर्वेशन, रिजर्व्ड। एक 243 आई आता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, और एक 243 बाई आता है, तो कौन है? आई और बाई सेम है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है। एक 243 के आता है, इलेक्शन, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर पंचायत है। और 243 जेड की बात करेंगे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन, क्या है? बोलो जल्दी से। आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और 243 जेड में जिला योजना समिति, जेड में महानगर योजना समिति। बाकी मैंने ए से ओ तक सब पढ़ा दिए हैं, पी से जेड जी तक सब पढ़ा दिए हैं। अब इससे ज़्यादा तो संशोधन करके ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो आर्टिकल वाइज तो कोई समस्या आपको होगी नहीं, तो इनको आप कर लीजिए। और नॉर्मली इन्हीं से क्वेश्चंस आए हैं। लगेगा तो एक आध हम आपको 50-100 क्वेश्चंस इस पे पंचायत और नगर पालिका और बाकी चीज़ों पे ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, तो वो आपके सारी चीज़ें वहाँ कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।